डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरीज ऑफ द रिएक्शन रेट यानी अभिक्रिया के वेगों के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आदि को समझाने के लिए दो मुख्य सिद्धांत दिए गए। फर्स्ट, कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत। सेकंड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या सक्रिय संकर सिद्धांत। इन दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत की पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत में अणुओं को एक रिजिड बॉडी मानते हैं, यानी एक ठोस गोला मानते हैं जिनमें उनमें टक्कर होने पर ऊर्जा में जो है कमी नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट अणुओं को प्रोडक्ट में बदलने के लिए यानी अभिक्रिया को घटित होने के लिए यह आवश्यक है कि सभी अभिकारक अणु परस्पर एक दूसरे से टकराएं। इन टक्करों के परिणाम स्वरूप बंध क्या होते हैं, बॉन्ड पुनः रीअरेंज होकर नए बॉन्ड बनाते हैं यानी उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यह है कोलिजन थ्योरी का सिद्धांत। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन अभिक्रिया वेग का मान टक्करों की संख्या की तुलना में बहुत कम होता है। अतः अभिक्रिया को घटित होने के लिए अणुओं के बीच टक्कर होना ही एक इफेक्टिव फैक्टर नहीं है। तो आर्रेनियस ने इस सिद्धांत में करेक्शन किया और बताया कि अभिक्रिया घटित होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच परस्पर टक्कर होना आवश्यक है, लेकिन सभी टक्करों से जो टक्कर होती है उससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। केवल उन्हीं टक्करों से प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें एक्टिवेटेड अणु एक डेफिनेट जो है ओरिएंटेशंस में टकराते हैं, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होना जरूरी है, वो ही आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और जिन अणुओं की जो एनर्जी है वह दहली एनर्जी या दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है, यानी जो अणु सक्रिय अणुओं को सक्रिय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं यानी एक्टिवेशन एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं उन्हें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इस प्रकार कोलिजन थ्योरी से अभिक्रिया का घटित होने के लिए यानी रिएक्शन को होने के लिए निम्न तीन कंडीशंस की आवश्यकता है। पहली, अणुओं के बीच परस्पर एक प्रत्यास्थ टक्कर का होना, यानी जो है उनका टक्कर जो होनी एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी में होनी चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, और टक्कर के समय अणुओं का जो है एक्टिवेटेड स्टेट में होना आवश्यक है। तीसरा, टक्कर के समय अणुओं का एक उचित विन्यास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना आवश्यक है। ये तीन कंडीशन है, तभी जो है मॉलिक्यूल्स है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो टक्कर के समय अणुओं के बीच उचित विन्यास को मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल है HI के तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होंगे तो रिएक्शन होगी, और ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जो इसका किस तरह से निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से एक्सप्रेशन निकालने के लिए समझते हैं कि टक्कर सिद्धांत मूल रूप से बाइमोलिकुलर रिएक्शंस पर इजीली एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ जो करेक्शन है इसको मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत से बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का जो व्यंजक है ये हम कह सकते हैं उसको डेरिवेशन से इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई दो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है A+B कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट AB, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं जो एज्यूम क्या कर रहे हैं कि चार मॉलिक्यूल हैं जिसके A और B के बॉक्स में किसी बॉक्स में चार मॉलिक्यूल है, A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट के। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कोलाइड करता है चार B से कर सकता है, सो दैट जो पॉसिबिलिटी है कोलिजन्स की वो टोटल हो जाएगी 16, ठीक है, क्योंकि एक A का चार B से कर सकता है, इस तरह B का भी ऐसे
जो है 4 से ए से कर सकता है। टोटल जो पॉसिबिलिटी है या कॉलिजन्स की नंबर ऑफ कॉलिजन्स की वो 16 होगी। इस प्रकार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि ये एक के यहाँ एक रेट कांस्टेंट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, तो इसका दो समान मॉलिक्यूल के बीच में है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं dx upon dt is equal to z exponential minus e upon rt, where z is the number of collision per second between the two identical molecule। दो समान मॉलिक्यूल के बीच में टक्करों की संख्या है z। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, rate of reaction is equal to the dx upon dt is directly proportional to the n square। ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, k is the constant and k n square, जहाँ k constant है, n रिएक्टेंट की सांद्रता है। k या हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू, इसका मान dx upon dt की जगह हम लिख सकते हैं k इक्वल टू z upon n square and exponential minus e upon rt from equation 1 and 2. Then we get the equation number 3, k is equal to z upon n square exponential minus e upon rt। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कि z का मान क्या है, 4n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई rt अपॉन m हाफ, जहाँ क्या है ये z का मान सिग्मा इज द डायमीटर है और इसका d, इसको सॉरी पाई का मान क्या है, इसको हम लिख सकते हैं जो सॉरी इसका डायमीटर है या टक्करों की जो उसका संख्या डी ए प्लस डी बी अपॉन 2 के बराबर है, जहाँ डी ए क्या है, अणु का ए का व्यास है, डायमीटर है, डी बी अणु बी का डायमीटर है, और आर गैस कांस्टेंट है, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास है। जो रिड्यूस्ड मास म्यू का मान हम जानते हैं किसके बराबर होता है, एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी के बराबर होता है, जहाँ एम ए क्या है, ए रिएक्टेंट ए का मोलर मास है और एम बी क्या है, रिएक्टेंट बी का मोलर मास है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखी है, k इक्वल टू 4 सिग्मा स्क्वायर बाय आर टी अपॉन एम हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। इसको अगर जो ये 4 सिग्मा स्क्वायर बाई आर टी अपॉन एम हाफ को अगर जेड के बराबर माने, जेड इज द कॉलिजन नंबर, इसमें अगर हम जेड लिख दें इक्वेशन नंबर 5, देन वी गेट के इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होगा। और इक्वेशन 5 का अगर हम लोग ले तो लो फॉर्म हम लिख सकते हैं इसको, एल एन के इक्वल टू एल एन 4 सिग्मा स्क्वायर एंड बाई आर टी एम हाफ माइनस ई अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके बीच में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें, देन वी गेट इक्वेशन डी एल एन के अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2t प्लस ई अपॉन आर टी स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन 1 अपॉन 2t का मान बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द ई अपॉन आर टी के स्क्वायर के बराबर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डी एल एन के अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टी टू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। इक्वेशन 6 इज आइडेंटिकल विद द अर्नेस इक्वेशन। इस समीकरण जो 6 है हम लिखा बिल्कुल सेम है अर्नेस इक्वेशन के बराबर, के इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी के समान है। और अगर ये हमने निकाला है जब दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो उसके लिए, अगर किसी भी रिएक्शन में दो अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो z का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं कि z इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 8 पाई आर टी m1 प्लस m2 अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2 हाफ, जहाँ m1 एंड m2 क्या है, मोलर वेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल a एंड b है, सिग्मा मीन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉलिजन डायमीटर ऑफ रिएक्टेंट ए और बी का दोनों का क्या है, इसका कॉलिजन माध्य कॉलिजन डायमीटर का मान है। तो इस तरह से हम जब दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो उसके लिए भी हम इसका जो है मान कॉलिजन नंबर जेड का मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन इक्वेशन जो दोनों दी थी हमने पिछली 5 और 7 दोनों जो क्या है, ये जेड का मान यानी टक्कर की संख्या को बताता है, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड क्या है, ये प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या है, जबकि
क्या वॉल्यूम क्या हो 1 क्यूब पर सेंटीमीटर हो। 1 क्यूब पर सेंटीमीटर में टकराने वाले अणुओं की संख्या है, प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या है, जिसको कि जेड कहते हैं। और उसमें रिएक्टेंट के जो है एक एक मोल उपस्थित हो, यानी m का मान यहाँ क्या हो 1 मोल हो, तो समीकरण क्या हो जाएगी, दोनों तरफ इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको 7 और 5, उसमें इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी K इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द आरएनएस इक्वेशन, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन भी यही है K इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ जो आरएनएस इक्वेशन में था वहाँ जेड की जगह ए था, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर था ए, और उसको रिप्लेस किया गया है यहाँ अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ए को रिप्लेस किया है जेड से, यानी जो यहाँ जेड क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन है। तो इस तरह से जो ये है कोलिजन थ्योरी, इसकी प्रक्रिया है ये फेल हो गई है थ्योरी, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या थी कि ये जो है बायोमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ये दिखाया ये occurs slower than the theoretical value calculated from the कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो एग्जांपल है बायोमोलिकुलर इथाइलिन का, जो बायोमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन है वह थ्योरेटिकल वैल्यू से जो कैलकुलेट करते हैं उससे काफी कम मान आता है। कोलिजन थ्योरी का मान थ्योरी से जो कैलकुलेट करते हैं सिद्धांतिक थ्योरी से, उससे काफी कम आता है। तो ये एक थ्योरी कोलिजन थ्योरी इस चीज को समझाने के लिए ये फेल्योर रहती है, कैसा मान इसके वैल्यू कम क्यों आती है। दूसरा जो पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 बीटाडाइन है वो जो है 10⁻⁴ स्लोअर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो 1,3 बीटाडाइन का जो पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो 10⁻⁴ टाइम्स क्या होती है, कम आता है। तो इसको भी जो है ये कोलिजन थ्योरी समझाने में फेल्योर रही है। और हम जानते हैं कि चेन रिएक्शन से वो बहुत फास्ट मतलब होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है, परंतु विच इज द मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी। तो ऐसे केस में उनका जो मान है बहुत काफी ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसको समझाना भी मतलब वो है कोलिजन थ्योरी को समझाने में भी क्या रहती है, फेल्योर रहती है। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स है उसकी, ये हम करेंगे, इसकी कमियां हैं टक्कर सिद्धांत की, जिसको समझाने के लिए फेल्योर रहता है। या हम इसको कर सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ द कोलिजन थ्योरी, कि टक्कर सिद्धांत सरल अणु जिनमें कि इसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उन्होंने रिजिड माना था पर उस पर ही लागू होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिनके जो हमने ये मानते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होते हैं, उनके लिए ये थ्योरी इसको समझाने के लिए फेल्योर रहती है। इसके अलावा टक्कर सिद्धांत जो गैसियस रिएक्शंस है उनमें तो सही रिजल्ट देता है, लेकिन जो सॉल्यूशंस है या लिक्विड है उसमें इसके रिजल्ट सही प्राप्त नहीं होते हैं। और कॉम्प्लेक्स अणुओं की अभिक्रियाओं के लिए जो प्रायिकता गुणांक है P का इसमें इंक्लूड किया गया, अतः टक्कर सिद्धांत जो है इसको इन चीजों को समझाने में क्या है, कोलिजन थ्योरी जो है इन चीजों को समझाने के लिए ये फेल्योर रहती है। तो इन कमियों को दूर किया था बाद में मतलब उसने पॉली आयरिंग और पॉलिनिन ने किया था। तो उन्होंने थ्योरी दी थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या के जो है। अच्छा, इससे पहले एक जटिल अणु को इसमें उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर को इसको चेंज करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए टक्कर सिद्धांत को एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर P का भी उन्होंने समावेश किया। तो इसलिए टक्कर सिद्धांत को इस तरह से भी नोट करते हैं कि इक्वल टू P जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, फिर P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और इसको बाद में समझाने के लिए दूसरी थ्योरी दी गई थी जिससे कि पॉलिनी आयरिंग ने दी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो है इसमें जो कमियां थी उसको दूर करके आयरिंग और पॉलिनी ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में बताया था। इसको कि ये भी कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, और इसको इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये जो इसका एक्सप्रेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इट इज द ओवर।